वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि आप जानते हो क्लास 9 मोशन साइंस सब्जेक्ट आपका कवर हो रहा है, जिसमें 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिलरेशन के बारे में बच्चे बात की थी। तो एसिलरेशन क्या होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या कंसेप्ट होता है, और पॉजिटिव एसिलरेशन को ही हम लोग नॉर्मली एसिलरेशन बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से चेंज होता है, मतलब किस तरीके से एसिलरेशन एग्जिस्ट करता है, वो हमने पूरा लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है बच्चे, वो किस किस पर रहेगा। हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेंगी कि अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करेगी तो क्या कहते हैं उसको। और अगर नेगेटिव एसिलेशन की बात करें तो बच्चे थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया था। फिर हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या होता है। फिर उनके ग्राफ और फिर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम आज फाइनली यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या होती है। ठीक है। बेसिकली आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि केस नंबर 2। तो ये जो हमारा केस नंबर 2 था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस था। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस था। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने देखा था इस C2D के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस C2D वाला कंसेप्ट देखो। ठीक है, मैं इस तरीके से पार्टीशन कर देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सी से डी के लिए। ठीक है, तो जो इतना एरिया आपको सी से डी के लिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी सी पर कितनी थी, 60 थी। डी पर कितनी थी, 30 थी। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आप जब निकालोगे बच्चे सी से डी के लिए, तो कितनी आई थी, -30 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है। और क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसिलेशन निकालने की, तो एसिलेशन क्या होता है, जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आती है उस ड्यूरेशन का टाइम है। तो कितना टाइम ले रहा था यहाँ पे, 6 सेकंड का। तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एसिलरेशन आया बच्चे, वो कितना आया, नेगेटिव में आया। किसमें आया बच्चे, नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में आया है। और इस नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या होता है ये नेगेटिव एसिलरेशन, क्या होता है आपके पास, रिटार्डेशन का दूसरा नाम है। जिस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव एसिलरेशन को हम एसिलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एसिलेशन को आप बच्चे क्या बोलोगे, रिटार्डेशन बोलोगे। ठीक है, एक नया नाम दे दिया हम लोगों ने और कुछ नहीं है। इसको हम लोग डी एसिलरेशन भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको बुक में डी एसिलरेशन या रिटार्डेशन दोनों ही क्या है, सेम चीज है। दोनों ही क्या है, सेम चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूं तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूं क्या, कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, ध्यान रखना है, डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, इज डिक्रीजिंग विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि केस नंबर ये हमारा जो 5 था C2D वाला, तो C2D में हमारे पास कितनी आ रही थी, माइनस की कितनी आ रही थी, -5 आ रही थी। ठीक है, तो नेगेटिव हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारे पास टाइम के साथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो शुरू में वेलोसिटी देखो कितनी थी, सपोज करो v1 थी। ठीक है, v1 थी, ये आपके पास v2 है, लेट इट बी, ये v3 है, और ये क्या है, 0 पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी, तो यहाँ पे देखो टाइम उस टाइम पे कुछ और था। अब क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी कम होने लग गई जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव इस तरीके से जाएगा, नीचे की तरफ होता हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है। तो टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इसका ग्राफ है। ठीक। तो अब हमारे पास क्या आता है, हमने एसिलेशन जान लिया, हमने डी एसिलेशन या रिटार्डेशन जान लिया। अब हमारे पास जिस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ करती थी,
यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ करते थे, उसी तरीके से हमारे पास बच्चे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है? इसका देखो सिंपल मीनिंग यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इक्वल अमाउंट में, उन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या बोला बच्चे? देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है बच्चे? 10 माइनस 0 कितना है? 10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे बच्चे टाइम देखो कितना है, 0 था, अब टाइम कितना है 2। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे? यहाँ पे 2 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही हम 2 पर पहुंचे तो अब देखो टाइम कितना है 2 सेकेंड का, और अब कितना टाइम हो गया है 4 सेकेंड का। तो बच्चे 4 माइनस 2 कितना हो गया यहाँ पे 2। तो डिफरेंस कितना आया 2 का। और यहाँ पे देखो अभी आप 10 पर हो और अब कितनी हो गई 20। तो 20 माइनस 10 तो कितना आ गया? 10 आ गया। फिर आप 4 से 6 पर जा रहे हो तो 4 और 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का। और 20 से जब 30 आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो कितना डिफरेंस आया? 30 माइनस 20 10। फिर आप 4 6 से 8 जा रहे हो तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस? 10 का। फिर यहाँ भी कितना भैया 2 का, और यहाँ भी कितना आपके पास 10 का। तो बच्चे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वेलोसिटी क्या हो रही है 10 से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और जो टाइम है वो भी कितना कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, 2 से इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ क्या है? वेलोसिटी है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, या तो डिक्रीज हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे इसको छोड़ दोगे तो ये जो मोशन होगा ना, ये मोशन कैसा होगा बच्चे? ये होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर इस के लिए ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल के लिए जो ग्राफ देखोगे तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन, ये इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे आपके पास क्या है? ये वेलोसिटी है t1 पे, जो वेलोसिटी है v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ v3 है। इस तरीके से आपके पास क्या होगा? ये इंक्रीजिंग, बच्चे क्या करेगा? 0 से लेके इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर यही आपके पास क्या होता? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती तो ये ग्राफ क्या बनता? आपके पास ये रिवर्स हो जाता, तो ये इस तरीके से बन जाता। सही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन कब होगा? जब आपके पास जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होगी इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा आपको बच्चे, आई होप। उसके बाद क्या है? सेकंड हमारा जो केस है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या है कि अब जो वेलोसिटी चेंज होगी या तो वो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी, लेकिन जो यहाँ पे रेट होगा ना, जो अमाउंट होगा, वो अब अनइक्वल होगा। जो पहले आपको 10 का दिख रहा था ना, वो अब 10 का नहीं होगा हर बार। वो कभी 10 का हो सकता है, कभी 20 का हो सकता है, कभी 5 का हो सकता है। वो जो अमाउंट है वेलोसिटी का चेंज होने का ना, वो क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज हो रहा होगा, वो फिक्स नहीं होने वाला। तो इस टाइप के एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और या फिर इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। जैसे ये देखो, टाइम तो यहाँ पे क्या है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2। तो यहाँ पे क्या है? 2 सेकेंड का क्या है? गैप है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ है 10 का गैप, फिर यहाँ पे कितने का है? 5 का गैप, यहाँ पे कितने का है आपके पास? 15 का गैप, यहाँ पे कितना है? 10 का गैप है, यहाँ पे कितना है? 8 का गैप है। तो देख रहे हो ना, कभी 10 से बढ़ रही है, कभी 5 से बढ़ रही है, कभी 15 से, कभी 10 से, कभी 8 से। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये कैसी है? एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये कैसा एक्सीलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है ना, वो अब अनइक्वल अमाउंट से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ट्रेन व्हेन इट इज एंटरिंग प्लेटफॉर्म। जब क्या होती है? ट्रेन आपके प्लेटफॉर्म के अंदर आती है, तो देखते हो ना, कभी हल्की, बहुत हल्की हो गई, कभी तेजी से चल रही है, कभी हल्की हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है ना,
ये जो मोशन है ट्रेन का, जब प्लेटफॉर्म के अंदर जा रही होती है तो वो क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करती है। या फिर बस ड्राइवर क्या करता है, क्राउडेड प्लेस में जब बस को चलाता है, जब उसको दिखता है कि थोड़ी सी भीड़ कम है तो थोड़ी तेज निकाल देगा, फिर उसको लगेगा कि भीड़ बढ़ गई है तो अपनी वेलोसिटी को कम कर देगा, फिर उसको लगेगा अरे खाली जगह है तो अपनी फिर तेज कर दिया। तो ये भी क्या है, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कोई सा भी कर्व हो सकता है, बस वो स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे ये कोई कर्व है, तो ये जो कर्व है आपके पास क्या हुआ है, टाइम के साथ एकदम से क्या हुआ, आपके पास वेलोसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो कोई भी कर्व बन सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनेगा जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये कर्व नहीं बनेगा। इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सीलरेशन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या आते हैं मेन चीज, जो काफी कह सकता हूं कि आपको पता लग गई होगी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब मैंने देखो आपको स्पीड बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, एक्सीलरेशन बता दिया, ये सारी चीजें बता दी बच्चे। अब मैं आपको डिफाइन करा पाऊंगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो हमारे पास क्या होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ हमें उसकी वैल्यू बता दो तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वेट कितना है, तो आप कहोगे सर 50 केजी, तो 50 केजी आपने बता दिया, खत्म। ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा कि 50 केजी विद रेस्पेक्ट टू मून, मून की डायरेक्शन के हिसाब से बताओ। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या है कि उसको मास को डिफाइन करने के लिए आपको कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। ठीक है, लेंथ है, तो मैं पूछता हूँ कि कितनी लेंथ है, तो आपने कहा मैं ये पेन है, इसकी लेंथ पूछता हूँ तो कितनी लेंथ है, आपने बोल दिया सर ये 15 सेंटीमीटर होगी। अब ये थोड़ा पूछे कि किस डायरेक्शन में लेंथ आप मेजर कर रहे हो, आप इधर से मेजर कर रहे हो या इधर से मेजर कर रहे हो, कोई फर्क पड़ने वाला है इसकी लेंथ पे, नहीं करने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर भी कोई इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, टाइम है, तो टाइम क्या है, आप मैं पूछूंगा कितना टाइम हो रहा है तो आप बता दोगे सर इतना टाइम हो रहा है। अब ये थोड़ा पूछूंगा किस डायरेक्शन में टाइम बताया आपने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइम बताया या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइम बताया। समझ रहे हो ना। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना बच्चे, इन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की नीड होती है। जैसे हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि रेफरेंस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट की जो कितनी कितनी यहाँ पे कह सकता हूँ जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस प्लस हम डायरेक्शन बोलते तो वो क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से वेलोसिटी बताई अभी हमने देखा, एक्सीलरेशन हम लोगों ने देखा, तो ये किस पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं मैग्नीट्यूड और उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आप लिख लेना एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो हमारे पास सिंपली होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, काट देना एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक, तो एग्जांपल आप लोगों ने देख लिए तो क्या होते हैं। अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था इतना। तो आज आप लोगों के लिए जो लर्निंग थी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा आज के लेक्चर में। क्या क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है, इंक्रीज ही करता रहेगा तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव एसिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एसिलेशन का कंसेप्ट था, क्या लॉजिक था वो हमने जाना, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का पूरा लॉजिक जाना, फिर हमने उनके ग्राफ पढ़े, फिर बच्चे हमने क्या देखा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से वर्क करती हैं। तो आज का सेशन काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और यहाँ से हमारे पास कह सकता हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट की चीज़ें हमने स्टार्टिंग की थी डिस्टेंस से बच्चे, फिर हमने जाना था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर बच्चे हमने पढ़ा था स्पीड, फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। और बच्चे ये जो क्वांटिटीज़ है ना, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, ये आपकी थ्रू आउट लाइफ आपके साथ ये रहेंगी। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने एक बार ये चीज़ें सीख ली ना, तो आपके लिए कभी भी कॉलेज वॉलेज जहाँ पे भी जाओगे ना, सब फंडे सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, और
आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना नंबर इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोवाइड करा रखा है, आप उसके एंड में जाके देखिए, आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो एंड करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप